जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग मुलाकात कर रहे हैं कैप्टन सतीश यादव साहब से, जो कि भोपाल एसएस बोर्ड के इंडियन ऑफिसर रहे हैं। साथ ही सर ने विशाखापट्टनम के एसएसबी को एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सारे उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं जो आपके मन में बार बार आते हैं। एक बंदे का क्या रूटीन होना चाहिए, किन सवालों के जवाब किस तरह से देना चाहिए, अगर कोई सवाल नहीं आता है तो उसके जवाब में क्या करें। तो सबसे पहले साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और शुरुआत करते हैं सर। आप इंटरव्यू में कैसा बच्चा ढूंढते हैं, कौन सा बच्चा चाहिए आपको सर? यहीं से सवाल की शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, कैसा बच्चा चाहिए। इंटरव्यू में एसएसबी इंटरव्यू थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाहर के इंटरव्यू से, बट लेकिन यहाँ पे बच्चा कैसा होना चाहिए, चाहे वो एसएसबी का हो चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इंटरव्यू हो, बच्चा होना चाहिए कि जो हमेशा सीखने के लिए जिसमें इच्छा होनी चाहिए और वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए और अपने पर विश्वास रखने वाला बच्चा होना चाहिए। अगर ऐसा बच्चा जो हमेशा हर पल कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, वैसे ही बच्चे जनरली एसएसबी या एनी अदर इंटरव्यू में जनरली सेलेक्ट होते हैं। तो देखिए, सर ने बिल्कुल आसान सा जवाब दिया है और ये सवाल का जवाब आपको पता भी है कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सीखता रहे, बिल्कुल कच्ची मिट्टी हो, एकदम स्टर ना हो जाए, सख्त ना हो जाए। कई बार आप सवाल पूछते रहते हो कि सर क्या करें, कैसे करें। आप सिर्फ जवाब इकट्ठे करते रहते हो पर उन सवालों के जवाब पर अमल नहीं करते हो। अगर आपने जवाब पर अमल करना शुरू कर दिया तो आपका रिकमेंडेशन का जो रास्ता है बड़ा आसान हो जाता है। सर, जनरली बच्चे जो है खेल कूद में आजकल बड़ा उतना रुचि नहीं लेते हैं। बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए हैं अपने एकेडमिक्स में। तो ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? सपोज किसी गांव में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है बट वो बच्चा अच्छा पढ़ के एनडीए क्लियर कर गया है, तो आप उसको कैसे देखते हैं उस बच्चे को? एसएसबी के अंदर में खेलकूद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ऐसी जगह पे जहाँ पे खेलकूद की फैसिलिटीज़ अगर नहीं हैं तो भी उसको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। नॉट नेसेसरी कि प्लेग्राउंड ही आपको ज़रूरत है, आपका छोटा सी जगह भी क्यों ना हो या अपना घर क्यों ना हो, अगर वो रोज़ अपनी कुछ कसरत करना या जो एक्सरसाइज करना वो भी करता रहे और अपने आप को फिजिकली फिट रखे, तो ये जितने भी जीटीओ टास्क और ये फिजिकल टास्क होते हैं उसको करने के लिए उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा जनरली मैंने देखा है अपने इस एसएसबी के एक्सपीरियंस के अंदर में। सर, एक बच्चा जो है, एक बच्चे के पिताजी ने मुझसे कहा कि सर, मेरे बच्चे का ऐसा मानना है कि रिकमेंड होने के लिए आपको स्टेट लेवल का प्लेयर होना ही बड़ा जरूरी है। सही है? सही है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। कोई स्टेट लेवल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हों और कोई भी जो टास्क होते हैं इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते कि कोई कर नहीं सकता। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो वो सारे टास्क आप आराम से कर सकते हैं। मैं अपना अगर उदाहरण दूं तो मैं जब गया था तो मैंने एक भी टास्क कभी ज़िंदगी में देखे नहीं थे एसएसबी के अंदर में, बट मैं फिजिकली फिट था, मैं थोड़ा खेलता कूदता था। मैंने फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट खेली हुई थी और अपने आप को फिजिकली फिट मैंने बना के रखा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो टास्क मैंने पहली बार किए, मुझे करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई थी और मेरे ख्याल से मेरा भी यही मानना है कि एक फिजिकली फिट बच्चा जो अपने आप को खेल कूद में बनाए रखता है या कुछ एक्सरसाइजेस करता रहता है, उसके लिए कोई डिफिकल्ट। देखिए, आपके सवाल का जवाब साहब ने दे दिया है कि आपका एक सर्टिफाइड प्लेयर होना जरूरी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि व्यक्ति की फिटनेस मायने रखती है और फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हर व्यक्ति एक्सरसाइज करता ही करता है। सर, आगे चलते हैं। कई सारे सवाल आप जब इंटरव्यू में पूछते हैं तो कुछ सवालों के जवाब तो बच्चों को ऑलरेडी पता होते हैं और देते भी हैं। दो तरह के सवाल होते हैं। एक सवाल ऐसा होता है जिसका जवाब पता ही नहीं है और ऐसा सवाल है जिसका जवाब आधा अधूरा पता है। तो बच्चा इन सवालों के आंसर कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। ऐसी स्थिति कई बार आती है बच्चों के सामने। मेरा एक सजेशन है सब बच्चों के लिए जो भी एसएसबी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं, अगर इस तरह से उनकी सिचुएशन आ जाए और इंटरव्यू ऑफिसर ने क्वेश्चन किया और उनको बिल्कुल ही नहीं आता, तो मेरे ख्याल से आप उसके अंदर में अपना कोई ज़बरदस्ती जवाब देने की कोशिश ना करें, बल्कि एडमिट कर लें कि आपको नहीं आता। ये वो ज़्यादा बेहतर होगा एडमिट करना। तो एक्सेप्ट करिए कि आपको नहीं आता, बट एट द सेम टाइम ये ज़रूर कहिए कि सर मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं इसको ज़रूर इमीडिएटली फाइंड आउट कर लूँगा इसका आंसर और मैं हो सके तो आपको कॉन्फ्रेंस में इसका आंसर दूंगा। तो इस तरह से अगर आप अपना एक कमिटमेंट दे के आते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
कमिटमेंट देना भी है और उस पर खरा भी उतरना है, क्योंकि कई बार आप लोग बिल्कुल ध्यान भी रखते हैं हाँ, और सेम क्वेश्चंस जो है आप कॉन्फ्रेंस में पूछ भी लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल कमिटमेंट अगर आपने दे दिया और कॉन्फ्रेंस के अंदर में अगर वही इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे अगेन पूछ बैठे कि हैव यू फाउंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन व्हिच यू डिड नॉट आंसर, अगर आपने फाइंड आउट किया है तो आपकी पाँचें खिल जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे और फट से आंसर दे पाएंगे, एंड एंड रिजल्ट क्या होगा, आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा। और अगर नहीं किया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। सॉरी भी एक आंसर है। हाँ, सॉरी भी एक आंसर है, अगर आपने हाँ। किया पर आप कमिटमेंट करके गए थे तो फिर आपको आंसर का जवाब करना तलाश चाहिए, नहीं है। करना चाहिए। सर बच्चे जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के रिलेटेड, जैसे बच्चे ग्रेजुएशन एंट्रेंस से जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है जनरली कि 10 तक तो बच्चा बहुत होशियार होता है, 85-88% स्कोर करता है 10th क्लास में। 12th में थोड़ा रिड्यूस होता है, वो 78-80 के आसपास आता है, और ग्रेजुएशन तक उसका परसेंटेज 65 ही बचता है। ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए सर? देखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के दिमाग में ज़रूर रहेगा कि ये आपका डाउनफॉल इन परसेंटेज क्यों हुआ करके। तो अगर आपके पास में कोई लॉजिकल रीज़न है, इन द सेंस मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आप कह सकते हो कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो मेरे पास में एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए थे, फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ गई थी, खेल कूद की फैसिलिटीज़, या कोई वेरियस सोसाइटीज़ आप करने लग गए थे, या थिएटर में चले गए थे। तो अगर वहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा मतलब गया है और आपने ये 67-70% बनाए हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपका हुआ है तो आई वुड से कि इस तरह से अगर आप आंसर करते हैं कि सर मैंने ये भी एक्टिविटी करी हैं, तो वो एक्टिविटी सब आपके लिए मतलब हेल्प ही करेंगी। आपको ये क्वेश्चन में मतलब उनको कोई वो नहीं लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है करके। तो देखिए, ग्रेजुएशन के टाइम पर आप क्या क्या कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो पूरा सिंसियरिटी शो कर ही नहीं रहा है, ना तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना स्पोर्ट्स में कर रहा है, ना पढ़ाई भी ठीक से कर रहा है, तो फिर होना जाना कुछ नहीं। और वैसे भी आप लोग जितने भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, आप तो सब सिंसियर लोग हैं ही, क्योंकि आपको बनना है डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है। सर इंटरव्यू में जाकर के और भी कई सारे सवाल आते हैं, खासकर सवाल आते हैं आर्म फोर्सेस के नॉलेज के ऊपर। अब चूंकि बच्चा है सर, वो तो पीसीएम पढ़ा है, एनडीए पास करके गया है, पीसीएम ही पढ़ा है उसने। अब सर आप वहाँ पूछते हो कि वो आपका एयरक्राफ्ट सीधा कैसे उड़ता है, उल्टा कैसे उड़ता है, ये सारा नॉलेज जो है कुछ बच्चे जो अवेयर होते हैं वो तो गेन कर ही लेते हैं, पर कुछ बच्चे सर ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो जस्ट पढ़ के एनडीए पास हो गए, फौज में जाने की इच्छा बड़ी तीव्र है, बट वो अंदर का नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे बच्चों हाँ, ये भी एक गलत सोच तो नहीं है कि डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेसिक पूछे जाते हैं। प्लेन कैसे उड़ता है, उसके ऊपर में कौन सी फिजिक्स की थ्योरम है, बर्नौलिस थ्योरम हो गया। शिप कैसे फ्लोट करता है, उसके पीछे भी एक आपको मालूम है कि प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये चीज़ें तो हमने 11वीं 12वीं में पढ़ी हैं, या उसके पहले ही पढ़ी हैं हमने। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ बेसिकली याद रखना है और थोड़ी बहुत नॉलेज तो गेन करनी चाहिए डिफेंस के बारे में, क्योंकि अब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो उस कंपनी के बारे में ज्वाइन तो आप करने के नॉलेज होनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर डिफेंस के बारे में आपको नॉलेज, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आई वुड से, उतनी आपको गेन करनी चाहिए। थोड़ा पढ़ाई करें, मेहनत करें, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। डिफेंस फोर्सेस में वो अंदर का बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये जरूरी है कि जितना आप ले सकते हैं वो कम ही होगा, जितना ज्यादा आप ले सकते हैं, बट बेसिक नॉलेज लेकर के जाइए। कम से कम आपको रैंक्स स्ट्रक्चर्स पता हो, कम से कम आपको कमांड्स पता हो, कौन से कमांड से कितने कमांड। बिल्कुल सही कहा। बाकी बेसिक जो साहब ने बताया वो सब आपको पता हो। आपने बिल्कुल सही कहा। मतलब जनरली रैंक स्ट्रक्चर क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्मी में कितने कमांड्स हैं, नेवी में कितने कमांड्स हैं, और एयरफोर्स में कितने कमांड्स हैं, ये भी क्वेश्चन हो जाता है। आपके एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट आपको मालूम होने चाहिए। नेवी में जा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन और शिप्स कैसे करा जाता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है। अब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि बाकी उसके अंदर में क्या क्या फिट है करके, उसमें कौन सी मिसाइल फिट है, कौन सा टॉर्पेडो फिट है। बेसिक, वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से मेन इक्विपमेंट आर्मी के क्या हो गए, कितने हमारे पास में टैंक्स, जो MBT टैंक्स है वो कौन से हैं, तो इस तरह की नॉलेज आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे ख्याल से अवेलेबल है और ओपन सोर्स में अवेलेबल है, किताबों में अवेलेबल है। थोड़ा सा पढ़ने की बात है। वो बच्चे जो कह रहा है कि मेरा तो बचपन से सपना है, तो उसका हाँ, सपना तो फिर कहीं ना कहीं उसमें सामंजस्य स्थापित तो करना पड़ेगा। हाँ,
कि अगर आपका वाकई बचपन से सपना रहा है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो निश्चित तौर पर हाँ। आपने ये सारे रिलेवेंट खबरें पढ़ी भी होगी, टीवी पर न्यूज़ भी देखी होगी, और सब ये आसानी से आप कर सकते हो। सर आगे चलते हैं। बच्चे इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि आप जब फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको बच्चे को फादर की सैलरी नहीं पता होती है, या फिर कई बार बच्चा इस चीजों में झिझकता है कि हम घर में पैसा किस तरह से खर्च करते हैं। कई बार आप पूछते हैं शायद बच्चों से कि कितनी इनकम है, घर कैसे चलता है, और फिर कई बार बच्चा उसमें ब्लफ करने लगता है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या किस तरह से अवेयर होके जाना चाहिए? क्योंकि कई बार बच्चा छोटी एज का होता है, शायद उसको ये भी डर लगता है कि मैं पिता से कैसे पूछूं कि कितनी पगार है और कहाँ कहाँ खर्च होती है। बिल्कुल सही आपका ये क्वेश्चन है। जनरली हम लोग जब फॉर्म भरवाते हैं अपना, वो पीआईक्यू फॉर्म भर रहे होते हैं, तो पीआईक्यू फॉर्म के अंदर में वो सैलरी का एक पॉइंट होता है। कई बच्चे को तो मालूम होता है, कई बच्चों को नहीं मालूम होता। तो जनरली हम कहते हैं कि अभी भी मतलब आप कोशिश करें कि शाम को एक बार फ़ोन कर लें अपने पापा को या अपने मदर को, और उनसे पूछ लें कि हमें ये भरना है, सैलरी पूछी जा रही है। तो या तो उसके पहले वो पहले से ही पता करके जाए, अपने फादर से बात करके जाए कि हमें ये कॉलम में ये भरना ज़रूरी है। तो हो सके तो रियलिस्टिक फिगर भरें, क्योंकि कई बार आप अपने आप को दिखाते हैं कि हम पुअर फार्मर बैकग्राउंड से हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि आपके पास में ये फैसिलिटी थी, वो फैसिलिटी थी। तो फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि यहाँ पे आपने सैलरी बहुत कम दिखाई है, फार्मिंग फैमिली दिखाई हुई है, यहाँ पे आपने 2,500 5,000 लिखा हुआ है, बट जिस तरह से आपका रहन सहन रहा है वो डिफरेंट रहा है, आपने स्कूलिंग कहीं अलग करी हुई है। तो वो फिर कहीं ना कहीं विरोधाभास आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, दैट विल क्रिएट सम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर यू। सो अवॉइड डूइंग दैट। तो ये आपको नहीं करना है कि आपको अपने आप को किसान का बच्चा बता करके सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करना है। वाकई जो जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में निश्चित तौर पर, जिस परिवार में हमारी परवरिश हुई है, जहां हम पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं, जिन पेरेंट्स ने हमको इतना बड़ा किया है, तो वहां की हर चीज कहीं ना कहीं हमको पता ही होती है। तो उसमें ब्लफ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सर पीआईक्यू फॉर्म से बात आई है, तो पीआईक्यू फॉर्म तो आप लोग खुद ही कहते हैं जन्म कुंडली है बच्चे की। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बच्चे का पूरा इंटरव्यू जो है उस पीआईक्यू फॉर्म के आसपास ही बिल्कुल घूमता है। और कई बार बच्चा पीआईक्यू फॉर्म भरने में भी इतनी गलतियां करता है कि हद से ज्यादा करता है। तो क्या इंप्रेशन होता है जब आपके हाथ में पीआईक्यू फॉर्म आता है? तो वहां से क्या इमेज बनाना आप लोग स्टार्ट कर देते हैं? पीआईक्यू फॉर्म एक बेसिस बन जाता है इंटरव्यू करने का। जो भी आपने उसमें लिखा है, सारे क्वेश्चंस उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे सारे, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन अपने भरी है और जो लास्ट लाइन भरी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो भी भर रहे हैं उसके अंदर में बिल्कुल ब्लफ बिल्कुल ना करें, और वो सच होना चाहिए। और अगर कहीं कुछ आपने कम किया हो तो उसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कई बोलते हैं कि हमारे पास में हमने ये गेम खेला, और कोई स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल बिल्कुल नहीं खेला, लेकिन नॉर्मली आप प्लेजर के लिए खेलते थे, लीजर के लिए खेलते थे। तो लेकिन फिर भी उसके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज तो होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि आपने गली में खेला है लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि एक उसका डायमेंशन कितना होता है, क्रिकेट ग्राउंड का डायमेंशन कितना होता है, या अगर आप बोलते बैडमिंटन खेलता है तो उसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी होती है। तो बेसिक नॉलेज थोड़ा सा गेन जरूर करके जाएं, सो दैट कि आपके आंसर में एक कॉन्फिडेंस झलके। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके बिहेवियर में कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली आपके लिए आगे की राहें आसान होगी। सर बच्चों के थॉट डेवलपमेंट के लिए बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है? किस तरह की बुक्स बच्चों को पढ़ना चाहिए? बुक्स पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली ये मोबाइल फ़ोन ने रीडिंग की चीज़ें काफ़ी कम कर दी हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कम से कम एक आध, मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह के नावल पढ़ें या उस तरह के नावल पढ़ें, बट लेकिन कोई भी जो आपकी इंटरेस्ट करती है नावल पढ़ने की कोशिश करिए। आप ये अपनी किताबें होती हैं जो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू तरह की किताबें, वो पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, एंड कोशिश करिए कि ये इंग्लिश में पढ़िए आपको, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ेंगे आप तो एक आपको अच्छा भी लगेगा, दूसरी चीज़ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी इसके अंदर में। तो ये आपको करना चाहिए, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, थॉट प्रोसेस में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, लैंग्वेज भी सुधर जाएगी। सर ऐसा कहा जाता है, किसी विद्वान से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एसएसबी इंटरव्यू एक पेपर आउट सिलेबस है। सब कुछ आपको पता है क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद सर फिर तैयारी करके जाना चाहिए, बिना तैयारी के जाना चाहिए। अभी ये भी होता है कि कोचिंग करके जाओ, कोचिंग करके मत जाओ। आपका क्या सलाह है सर? देखिए, आजकल का ज़माना कंपटीशन का ज़माना है, और कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि
आप बिना तैयारी करके जाएंगे तो शायद आपके हित में नहीं रहेगा। आई थिंक ये भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव आई मीन अगर परसेंटेज देखें कितना सिलेक्शन रेट है तो शायद आपको हैरानी होगी कि एसएसबी का सिलेक्शन रेट लगभग 2.5% से 3% के बीच में आता है। तो 100 बच्चे जाएं और सिर्फ 3 सेलेक्ट हों, ये मेरे ख्याल से शायद सिविल सर्विसेज से भी डिफिकल्ट हो जाता है। वहाँ तो इंटरव्यू 35-40 मिनट। तो इसलिए आपको तैयारी करके जाना चाहिए, अपने आप को कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। आप जाइए, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाइए जहाँ पे अच्छे आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, अच्छे आपको पढ़ाते हैं और खुद आप सीखिए वहाँ पर जाके और तैयार होके जाइए, ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। तो देखिए सर ने कहा है कि ओवर कोच मत होइए, आप सीख करके जाइए, प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में अगर आप सीखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और अगर सर के थ्रू आपको एसएसबी का गाइडेंस लेना है तो सर फौज डिफेंस एकेडमी पर बच्चों को गाइड कर रहे हैं। सर चलते चलते लास्ट सवाल कि बच्चा जो है उसके ड्रेसअप का कितना बड़ा रोल होता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा बड़े मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल से जाता है और बहुत महंगा कपड़ा इस तरह से खरीद लेता है या फिर टाई बांधना नहीं आती है पर टाई फिर भी जबरदस्ती दोस्त से बंधवा के लेकर के जाता है। वहाँ कई बार वो खुल भी जाती है या फिर इधर उधर लटकी होती है। तो ड्रेसिंग सेंस के क्या मायने से, कितना परसेंटेज उसका आप लेते हैं? ड्रेसिंग सेंस के मायने तो हैं, मैं ये कहूँ कि मायने बिल्कुल नहीं है तो गलत होगा। बट ये जैसे अभी आपने कहा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार का है या भी उससे भी कम और अब महंगे महंगे कपड़े खरीद के चला जाता है, तो मैं उसके ऐसे सलाह दूंगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कपड़ा पहने और आपको जो इंस्ट्रक्शन भी आए होते हैं कि एक डार्क कलर पैंट होनी चाहिए और लाइट कलर शर्ट होनी चाहिए, तो वो अगर आपकी प्रॉपरली धुली हुई साफ़ सुथरी प्रेस करी हुई है तो वो चलेगी। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि एक महंगा मतलब पैंट शर्ट खरीदना पड़ेगा, जूता खरीदना पड़ेगा। आपका जूता भी हो सके तो लेदर का जूता पहनिए, लेकिन नया हो कोई ज़रूरी नहीं। मेन ज़रूरी है कि वो पॉलिश्ड हो, नीट हो, क्लीन हो करके। तो और टाई पहनना भी बहुत ज़रूरी नहीं है, ये वेदर के हिसाब से होता है। अगर आपको ठंड में जा रहा है और आपको टाई बांधना आती है तो ज़रूर बांधिए, नहीं बांधना आती है तो मत बांधिए, कोई ज़रूरी नहीं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर कॉन्फिडेंस, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू ऑफिसर। अगर आपने कॉन्फिडेंस से आपने आपका प्रेजेंट किया तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो सर ने कह दिया है कि प्रेजेंट योरसेल्फ इन ए रिप्रेजेंटेबल मैनर, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। सर आखिरी सवाल, पर्सनल रिलेशंस को लेकर के बहुत ग्रिल किया जाता है एसएसबी के दौरान। हाँ, मतलब बहुत तो नहीं बट लेकिन ज़रूर ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप मतलब क्या बोलते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं या आपके बॉयफ्रेंड है कि नहीं, इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन कर लिया जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया जाता। बेसिकली ये देखने की कोशिश करी जाती है कि आपका कमिटमेंट क्या है करके, या आप मतलब बिना कमिटमेंट के ही मतलब ऐसा करते रहते हैं। आपका सोशल एक्चुअली सर्कल जानने की कोशिश होती है, बाकी बहुत डीप में नहीं जाते। बट हाँ, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है, उसके लिए आप तैयार रहें। तो वही बताना है जो वास्तविकता है, और वास्तविकता क्या है आपको ही पता है, आपसे अच्छा कोई जानता नहीं है, तो उसको घुमाइए फिराइए नहीं। कई सारे सवालों के जवाब ऐसे होते हैं जो शायद तैयार भी हो सकते हैं, तो अगर गड़बड़ पास में बहुत ज्यादा हो रखी है तो सुधारी भी जा सकती है। मतलब गलतियां किससे नहीं होती, गलतियां हर किसी से हो सकती है। गलती का एहसास और फिर उसको सुधारने की क्षमता और उसको एक्सेप्ट करने की जो ताकत होती है वो अगर व्यक्ति के अंदर है तो निश्चित तौर पर जो है सिलेक्शन होता है, रिकमेंडेशन होते हैं। कई सारे बच्चे हैं जो बार बार गलतियां करते हैं, 8-8, 10-10 बार कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, उसके बाद रिकमेंड होके तो बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी सिलेक्ट हुए हैं। सर आपने बच्चों का इतने अच्छे से इतने सारगर्भित तरीके से बच्चों को आपने गाइड किया, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस जो बच्चों के लिए डेफिनेटली काम आएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।